Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जू 510 का जो टॉपिक पढ़ा था वो ये था कि प्रोपोर्शन हमने देखा था डिफरेंट टेक्नोमिक जो ग्रुप थे, टेक्सोनोमिक ग्रुप, उनमें टोटल एक्वा कल्चर जो प्रोडक्शन थी वो कितनी थी वो हमने देखी थी। आज के टॉपिक जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज ऑफ टोटल फूड फिश सप्लाइड बाय एक्वा कल्चर। यानी जब से ये एक्वा कल्चर जो है स्टार्ट हुई है उस वक्त से लेकर अभी तक जो है एक्वा कल्चर के ज़रिए फूड फिश को जितनी ज़्यादा फूड जो है फ़िश को जितना ज़्यादा सप्लाई किया गया वो इसके हवाले से एक्वा कल्चर के फील्ड के ज़रिए, ठीक है, फार्म्स वगैरह बना के उसकी परसेंटेज कितनी है टोटल। तो ये इधर इन्होंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है कि 1994 में, ठीक है, जो परसेंटेज थी फूड जो कि सप्लाई किया गया था फिशरीज़ को इन बाय फार्म मेकिंग फार्म्स, ठीक है, तो वो क्या थी, अप टू 20% ने 20% थी, 20% से वैसे कम थी। और 1995 में वो 20% हो गई और इस तरह वो बढ़ती बढ़ती गई और 2030 तक इसकी जो फीड है वो 50% तक बढ़ जाएगी। इसका जो है दुरानिया में, या डिफरेंट एराज के देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमने आज जो पढ़ना है वो है वाई एक्वा कल्चर, यानी एक्वा कल्चर की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये यूज़ क्या होता है और किस चीज़ों को ये जो है इसके मेन फैक्टर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं वाई एक्वा कल्चर के क्वेश्चन में। सबसे पहले कि एक्वा कल्चर क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। पहला इसका फैक्टर क्या है, कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, फूड फीड है, डेंसिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी फूड जो है बनाया जा रहा है जो एक्वा कल्चर के ज़रिए, वो उसकी फीडिंग किन एनिमल्स को किस लिहाज से दी जा रही है, उसकी कितनी डेंसिटी है, और जो वो प्रोडक्ट है फूड जो बनाया जा रहा है एक्वा कल्चर के ज़रिए जो हमें प्रोडक्शन मिल रही है वो उसकी क्वालिटी क्या है, आया कि अच्छी क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, क्या उसकी क्वालिटी है। सेकेंड वन जो इसका रोल है वो है सस्टेनेबल, ठीक है। एक्वा कल्चर है जो है वो एक सस्टेनेबल तवाज़न बरकरार रखने में काम आती है। किस तरह, इन द फेस ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज, अगर हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है तो हम एक्वा कल्चर जो है वो एक ईजी मेथड है, इसको हम वसाइल की कमी की वजह से हम हाई लेवल की जो मशीनरी है वो यूज़ नहीं कर सकते, या हाई लेवल की जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो जो है एनिमल्स के लिए नहीं बना सकते, लाइफ स्टॉक जो है एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्वा कल्चर बना लेते हैं। तो ये क्या करता है, एक्वा कल्चर फाइनाइट रिसोर्सेज को सस्टेन करने में मदद देता है, ठीक है, उसमें ये काम आएगा। दूसरा है ओवर फिशिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओवर फिशिंग की वजह से क्या होता है, जब हम फ़िशिंग का शिकार करते हैं तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो ओवर फिशिंग को भी बरकरार रखता है। जैसे उनकी प्रोडक्शन कम होगी, एक्वा कल्चर के ज़रिए हम फिशेज़ की जो प्रोडक्ट है वो बढ़ा सकते हैं। और हैबिटेट डिस्कशन का मतलब यही है कि आप देख रहे हैं कि जो भी तालाब हैं, नदियाँ, नाले हैं वो सूखते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वो हैबिटेट जो फिशेज़ के लिए या एक्वाटिक एनिमल्स के लिए रहनी चाहिए वो ख़त्म होती जा रही है। तो एक्वा कल्चर जिस बेसिकली क्या करती है, हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन है उसका अल्टरनेटिव के तौर पे काम करेगी, हैबिटेट प्रोवाइड करेगी फॉर दी एनिमल्स एंड जो फिशेज़ हैं उनके लिए। नेक्स्ट है कि डाइवर्सिफाई ये है कि इससे हम एक तो प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, एक्वा कल्चर के ज़रिए हम एनिमल्स की प्रोडक्शन लेते हैं। दूसरा, हम एनिमल्स को ट्रेड करके, तिजारत करके इकोनॉमिकली इनकम भी हासिल करते हैं। तो फार्म इनकम की भी जो कितनी ज़्यादा हमें आ रही है, उससे हमें कितनी आमदनी का फ़ायदा हो रहा है वो भी देखी जाती है। प्रोमैक्सिमिटी का है, फार्म्स में भी क्लोजर टू लोकल मार्केट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो फार्म्स हैं वो इंडस्ट्रियल जो जगह होती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर फार्म्स नहीं बनाने चाहिए। ये थोड़ा सा हट के लोकल एरियाज़ जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे बनानी चाहिए, ताकि सफाई वगैरह का और ये इनकी दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैनेज की जा सके। तो ये बेसिकली वाई एक्वा कल्चर के कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है हेल्थ। एक्वा कल्चर जो है वो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको भी सॉल्व करने में मदद देती है, या हेल्थ को जो है बेहतर और उसको तवाज़न, हेल्थी तवाज़न कायम करने में मदद करती है। जैसे ज़ाहिर सी बात है, एक्वा कल्चर के ज़रिए हम एनिमल्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहे हैं, फिर वो क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी हमारे पास उतनी ज़्यादा प्रोटीन्स आएगी, फैट्स आएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो डिफरेंट जो हमें प्रोडक्ट ये मिल रहे हैं इनसे हमारी जो हेल्थ है वो बेहतर होती है। इनको हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और
और हमारी जो हेल्थ है वो होती है ठीक। 2 फ़िश मील्स पर मील वीक जो है, अगर हम एक वीक के अंदर 2 फ़िश का खाना खा लेते हैं, मतलब 2 मरतबा फ़िश का खाना खाते हैं, मोरालिटी फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स 50% डिक्रीजेज़। अब इसका क्या फ़ायदा है, उन्होंने ये कोई अप्रॉक्सीमेटली बताई हुई है हेल्थ के हवाले से कि हाँ, जो एक्वा कल्चर है उसके ज़रिए जो हमें प्रोडक्शन फ़िशेज़ की एनिमल्स की ले रहे हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ को फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम देखें कि एक वीक के अंदर हम क्या है, 2 मरतबा फ़िश का खाना खा लें, तो जो दिल की बीमारियों से मौत होती है उसमें 50% कमी आ सकती है, यानी कि दिल को तक़वियत देती है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड डिक्रीज़ अकरनेस ऑफ हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ओनली मेरी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, ये इसमें फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फैटी होता है और इतना ज़्यादा सेहतमंद दाना होता है, मोस्टली जो होता है ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी, हमारा ओवर सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी। तो ये क्या कहता है, एसिड्स है, ये क्या करता है, इसकी मौजूदगी ओमेगा 3 फैटी एसिड की मौजूदगी क्या करती है, हार्ट डिजीज़ को कम कर देती है, वो हार्ट डिसीज़ होने नहीं देती। तो इसलिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये फ़िशेज़ के अंदर पाई जाती है। इसके हवाले से अमेरिका जो कि अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन एक जो अदारा है, ठीक है, ये अमेरिकन एसोसिएशन कैंसर का जो एक अदारा है, ये बेसिकली इन्होंने एक एग्जप्शन दी थी, एक इन्होंने एस्टीमेट दिया था। रिसर्च के दौरान इन्होंने रिसर्च की और बताया कि रेगुलर फिश कंजप्शन डिक्रीजेज चांसेस ऑफ कोलोन कैंसर, ठीक है। जो कोलोन होती है ना हमारी, ठीक है, कोलोन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग इंटेस्टाइन की भी बात करें, उसका जो कैंसर होता है ना वो 50% कम हो जाता है, यानी उसके वो चांस ये कैंसर के कम की हमसे होने वाली मवाद को रोकने में मदद करेगी और कैंसर होने से बचाएगी अगर हम रेगुलर फ़िश खाते रहें। ये उनके एक अप्रॉक्सीमेटली उनकी रिसर्च कहती है अमेरिकन की। एफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ, ये आपने ऊपर पढ़ा है कि ये ग्रोथ को एफिशिएंस करती है। जैसे ही हमारी हेल्थ बेहतर होगी, हमारी ग्रोथ बेहतर होगी, हमारी ग्रोथ की एफिशिएंसी जो है कारकर्दगी बढ़ जाएगी। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे पास कि एक्वाकल्चर कल्चर क्यों यूज़ हो रहा है और क्या है। नेक्स्ट है कि फीड कन्वर्जन ग्रेन फीड फ्लैश, ये क्या है। बेसिकली हमें लाइव स्टॉक या एक्वा कल्चर की बात करते हैं तो उस वक्त जो फीड हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, खुराक जो हम फूड जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को, उससे जो हमें बदले में एनिमल्स को जो फ़ायदा हो रहा है उससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मीट, गोश्त की फॉर्म में जो हमें फ़ायदा मिल रहा है जिसको हम बेचते हैं खाते हैं, उसकी ये एक जो है तनासब इन्होंने दिया हुआ है, निस्बत दी हुई है, एक रेशो बताई हुई है। वो क्या है, इस रेशो को बेसिकली हम कहते हैं फीड कन्वर्जन रेशो, FCR, ठीक है। ये FCR कहलाई जाती है, फीड कन्वर्जन रेशो होती है। तो यहाँ पर आपको फीड कन्वर्जन आगे उन्होंने रेशो लिखी हुई है कि फीड कन्वर्जन की रेशो क्या होती है कि एक जो एनिमल है, ठीक है, उसको कितने ग्रेन एक फीड में देने चाहिए, तो वो बदले में हमें कि उसकी परसेंटेज के हवाले से कितना जो है इन द फॉर्म ऑफ मीट फ़ायदा देगा, तो उससे हमें कितना फ़ायदा होगा, मीट बढ़ेगा। जैसे आप देखते हैं बॉयलर्स जो होती हैं, मुर्गियाँ होती हैं, उनको इतनी ऐसी खुराक दी जाती है कि वो उनके ऊपर फ्लैश ज़्यादा आ जाता है, मीट जो है गोश्त ज़्यादा चढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा फिर बिकती हैं। तो इसी तरह उनकी ग्रेन और फीड बढ़ाई जाती है तो फ्लैश बदले में हमें ज़्यादा प्रोवाइड होता है। तो वो इधर इन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि है बीफ कैटल और फीड लॉट। फीड लॉट क्या है, एक एरिया होती है। फीड लॉट जो होता है ना, ये एक एरिया है, या आप कह लें कि एक बिल्डिंग है जहाँ पर एनिमल्स को ना फूड प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर एनिमल्स खाते पीते हैं, फूड सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं, ये उनका फीड लॉट होता है। इसकी परसेंट जहाँ पर इनका जो रेशो बताई हुई है, तनासब बताया, वो है 8.1, यानी जो 8 है ना यहाँ पे, ये फीड पर रेशो है इनकी, ठीक है, यानी ग्रेन पर फीड है, यानी कितने एक टाइम के खाने में उनको कितना ग्रेन दिया जाएगा, तो बदले में वो कितनी हमें एनर्जी जो है गोश्त की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। अगर 8 उसकी रेशो है ना, ग्रेन ग्रेन पर फीड की उनकी रेशो 8 ग्राम है या किलोग्राम है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने केजी हमने दिया हुआ है। .1, इसका मतलब है कि इतना हमने उसे प्रोवाइड किया, तो बदला में उसकी रेशो के हवाले से उसने हमें 1% जो है फ्लैश 1 किलोग्राम या 1 ग्राम के ने फ्लैश दिया है, मीट दिया है, फ़ायदा दिया है, प्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट एनिमल है स्वान। स्वान जो है ये हमें, इसको अगर हम एक टाइम का खाना में 3.3 जो है फीड ग्रेन पर फीड दे दें, एक टाइम खा में इतने ग्रेन दें, इतनी एनर्जी दें, मसलन ग्रेन में हम एनर्जी काउंट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, किलो कैलोरीज में, तो बदले में हमें ये रेशो कितनी देगा, 3.3 रेशो 1,
यानी 1 जो होगी ये इसकी फ्लैश हमें बदले में प्रोडक्ट हासिल होगा। ये इतना खाना खाएगा तो ये इसका प्रोडक्ट जो है फूड जो कन्वर्ट होके आगे एनर्जी में चेंज होगी इसकी, जिसमें वो इतनी होगी 6 ग्राम या किलोग्राम की शक्ल में, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्ट्री। स्वान की जो है, अगर आपको स्वान का नहीं पता तो मैं इधर यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ स्वान की। ये देखिए, ये होता है पिग की फार्म का ये एनिमल है, तो इसके भी हम जो है लोग जो है इसकी भी ट्रेड करते हैं और इसको भी जो है खाते हैं और इससे फ़ायदा हासिल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी हैन। तो आपको पता ही है 2.25 जो होगी ये ग्रेन पर फीड हम इसको एनर्जी देंगे, यानी एक फीड के एक टाइम के खाने में इतने इसको ग्रेन देंगे जिसमें इतनी किलो कैलोरीज एनर्जी हो, किलोग्राम 2.25 किलोग्राम हम इसको ग्रेन पर फीड देंगे, तो हमें बदले में रेशो 1, ये 1 रेशो के हवाले से फ्लैश देगा, आउटपुट यानी प्रोडक्ट देगा। इसी तरह रेनबो ट्राउट है, ये एक फ़िश होती है। रेनबो ट्राउट है, एक ट्राउट की किस्म है, फ़िश है, ट्राउट फ़िश है, सैल्मन की फैमिली से बिलोंग करती है। इसको अगर हम दें तो 1.5 इसको हमने पर फीड देनी है केजी में, और बदले में ये भी हमें 1 देगी। इस तरह टिलैपिया फ़िश है, वो भी आपको जो है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में टिलैपिया दिखाया था, यहाँ पर आपको रेनबो जो ट्राउट है ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये रेनबो ट्राउट है, आपको नज़र आ रही है। तो इसमें ये इसकी शक्ल है, ये एक फ़िश है जो कि सैल्मन वाले ग्रुप से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है तो वाई आर फिशेज़ सो एफिशिएंट। जो हम फिशेज़ है मोस्टली आप देखें कि एक्वाकल्चर में, फार्मिंग में हम किसकी फार्मिंग करते हैं, हैंड्स मुर्गी पोल्ट्री की करते हैं या फिर फिशेज़ की करते हैं। मोस्टली ज़्यादा ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो फिशेज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है, वो ज़्यादा एनर्जी लेकर हमें आउटपुट भी दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा देती हैं। फिशेज़ एफिशिएंट होने की वजह से उसकी प्रोडक्शन भी जो होता है वो ज़्यादा आता है। अब वो यही है कि एक्वाकल्चर बेसिकली ये क्या है कि डाइवर्स फील्ड है। कैसे डाइवर्स फील्ड है, यानी मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ बायोलॉजी और मुख्तलिफ जो एरियाज़ जिसको ये कवर करता है, ठीक है, जो इसके स्टडी में आते हैं और जो इसके इस्तेमाल में आते हैं, जहाँ जहाँ में इसका यूज़ है, जहाँ जहाँ इसकी अप्रोच है, वहाँ तक जो है ये इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये डाइवर्सिफाइड है, यानी बहुत ज़्यादा जो है एक डाइवर्स फील्ड है। तो इसमें इसने किस किस को कवर किया हुआ है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी भी इसमें इंक्लूड है, इकोलॉजी भी इसमें आती है, न्यूट्रिशन के मतलब हम इसमें ज़्यादा जो है बेनिफिट लेते हैं, हैंडलिंग एंड हॉलिंग, यानी हम मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज़म है उनकी प्रोडक्शन को, उनकी चीज़ों को और उनसे होने वाले फ़ायदा को और उनकी तादाद को, मेम्बर्स को, नंबरिंग को भी हैंडलिंग कर सकते हैं, हॉलिंग भी कर सकते हैं। हॉलिंग का मतलब होता है बेसिकली कि किसी चीज़ को पुल करके आगे मूव करना, ठीक है। तो पीछे से हम एक्वाकल्चर के ज़रिए एक ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जिससे हम इसको हेल्डिंग कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी जो है एक्वाकल्चर में हम डिस्कस करते हैं कि वाटर क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक्वाकल्चर में जब हम फार्म्स बनाते हैं तो वो एक्वेटिक होते हैं, वाटर वाले होते हैं, तो वाटर क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डिजीज़ है, यानी जहाँ पर भी कोई भी एनिमल्स रहता है वहाँ पर डिजीज़ ज़रूर अटैक करती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। एक्वाकल्चर में हम मुख्तलिफ एनिमल्स की डिजीज़ भी पढ़ते हैं कि एक्वाकल्चर के दौरान, फार्मिंग के दौरान कौन सी डिजीज़ जो है वो मुख्तलिफ एनिमल्स पे हमला कर सकती हैं, जो कि हम जिस एनिमल्स की फार्मिंग कर रहे हैं उन पे। फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग करना, लोगों को बताना, लोगों तक वो पहुंचाना ताकि लोग उसका फ़ायदा हासिल कर सकें, उसको ख़रीद सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। कल्चर टेक्निक्स, यानी कल्चरली हम तकनीक यूज़ करते हैं। कल्चर यानी ये सकाफ़ती जो टेक्निक्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनका प्रोफेशनल होता है फिशेस पकड़ना, फार्मिंग करना, तो ये कल्चर ही एक रिप्रेजेंट करता है किसी खास एरियाज़ को। तो मुख्तलिफ जो है तकनीक यूज़ करते हैं फिशेस को रखने की, उनको पालने की, फार्मिंग करने की, और डिफरेंट जो एक्वाकल्चर्स की तकनीक है उनको वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आगे है कि अगर हम एक्वाकल्चर के फील्ड को, ठीक है, अपनाते हैं, पढ़ते हैं, इसमें जाकर स्टडी करते हैं, इसमें हम एफिशिएंट और एक्सपर्ट बनते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो इसमें हमें मुलाजमत के कौन से मौक़ा हासिल होते हैं। तो पहली है फ़िशरी बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप एफएससी के बाद फ़िशरीज़ को पढ़ लें तो आप एक फ़िशरीज़ की एक बायोलॉजी का एक फ़ील्ड है, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। और पब्लिक एक्वेरिज़म बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एक्वेरिज़म होता है, जहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आर्टिफिशियली हमने क्या एक बनाया होता है, ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ये देखें पब्लिक एक्वेरिज़म में
ये एक बहुत बड़ा इन्होंने आर्टिफिशियल जो है एक्वेरिज्म बनाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा तालाब बनाया जाता है, एक ज़ू बनाया जाता है, ठीक है, एक्वेरिज्म ज़ू, एक्वा वाटर परमिशनल। उसमें हम तमाम जो होती हैं मुख्तलिफ जो फ़िशेज़ हैं और जिसकी भी हमने फार्म बनाया हुआ है उसको उसके अंदर रखते हैं, लोग उसको आके विज़िट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसमें से ख़रीद भी सकते हैं, फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। तो पब्लिक एक्वेरिज्म एक डिपार्टमेंट है जो इस सब कुछ चीज़ों को हैंडल भी करता है, तो बेसिकली उधर भी हमें जॉब्स मिल कर सकती है। रिसर्च पोजीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्वाकल्चर जो है बेसिकली हमने पीछे देखे हैं कि बहुत ज़्यादा फील्ड को कवर कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो इन सब में जब भी कोई रिसर्च वर्क होगा, ठीक है, तो रिसर्च में भी एक्वाकल्चर का इस्तेमाल होता है। तो एज ए रिसर्चर आप एक्वाकल्चर को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, यानी एजुकेशन की फील्ड को अप्लाई करके आप पढ़ा भी सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेबॉर्ट्रीज़, ठीक है, हम एक्वाकल्चर्स जो है इसमें हम लेबॉर्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं, यानी मुख्तलिफ रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि हमने जो चीज़ हम जिस स्पीशीज़ ऑफ फ़िश को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके प्रोडक्शन के लिए हम फार्म बना रहे हैं, उसका हम जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं वो जेनेटिकली कितनी स्टेबल है। न्यूट्रिशनल स्टडी कर सकते हैं, आया कि कौन सा न्यूट्रिशन इस स्पीशीज़ के लिए ठीक होगा, तो ये फ्यूचर में इस हमें फ़ायदा होगी, तो हमें इसको कौन सा न्यूट्रिशन दे सकना चाहिए। डिजीज़ स्टडी, यानी कि उस एनिमल पर कौन सी डिजीज़ से हमला कर सकती हैं और उससे हमने कैसे जो है निपटना है। और वाटर क्वालिटी यानी वाटर किस तरह होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, कितना जो है उसके इम्प्योरिटीज़ उसमें से साफ़ होनी चाहिए, ये वाली चीज़ें जो होंगी ये लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके भी हम यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ में भी आप एज ए लैब अटेंडर और मुख्तलिफ चीज़ों के काम कर सकते हैं। स्टेट हैचरीज यानी तकनीक, इसमें क्या क्या फील्ड आते हैं, टेक्नीशियंस की और बायोलॉजिस्ट की। अब एज ए एक्वाकल्चर में बायोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। टेक्नीशियस यानी मुख्तलिफ तकनीक को जो एक्वाकल्चर्स में अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फार्मिंग प्रोडक्ट, तो उसमें हम तकनीक्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी, तो वो स्टेट हैचरीज वाला शोबे में आता है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट ऑपरेशन में एज ए बायोलॉजिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर और मुख्तलिफ मैनेजर के तौर पर भी कर सकते हैं, और आप अपना भी कोई ऑपरेशन यानी एक अदारा बना सकते हैं एक्वाकल्चर की हवाले से। तो ये मुख्तलिफ जो थे हमें जो है इसकी फील्ड थे जहाँ पर आप जॉब वगैरह कर सकते हैं इसको स्टडी करके, यानी ये बहुत ज़्यादा वाइड है। नेक्स्ट एक्वाकल्चर जर्नल है। जर्नल्स बेसिकली क्या होती हैं, जर्नल्स बेसिकली होती हैं कलेक्शन ऑफ आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, पेपर्स, ठीक है। तो एक्वाकल्चर्स के ऊपर जो भी रिसर्च की जाती है, जो भी इसके ऊपर स्टडी की जा रही है और जो भी तकनीकें एक्वाकल्चर में यूज़ करके की जा रही हैं और जो भी इसमें हमें प्रोडक्शन हासिल हो रही है, उसका जो एक रिकॉर्ड है वो हम बना लेते हैं। उस रिकॉर्ड को हम हर साल पेश करते हैं, उसे कहते हैं एक्वाकल्चर जर्नलिस्ट। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नल जो अभी तक शाया हो चुके हैं वो है जर्नल ऑफ द वर्ल्ड एक्वाकल्चर सोसाइटी, नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ एक्वाकल्चर, जर्नल ऑफ अप्लाइड एक्वाकल्चर न्यूट्रिशन और एक्वाकल्चर रिसर्च। ये डिफरेंट जर्नल्स हैं जो हर साल जो है रेगुलरली जो है अपलोड होते हैं, लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं और शाया होते हैं। जर्नल्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स हेल्थ, ट्रांसक्शन ऑफ द अमेरिकन फिशरीज सोसाइटीज़, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ की अपनी अपनी जो है जर्नल्स के अदारे हैं जिनके नेम लिखे हुए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर सिस्टम कौन कौन से हैं, उनको डिज़ाइन कैसे करते हैं। बेसिकली जो होती हैं यहाँ पर जो है 4 टाइप्स जो हमारे पास हैं एक्वाकल्चर सिस्टम की, ठीक है। एक्वाकल्चर को हम किस किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, एक तो हम एक्वाकल्चर सिस्टम बना सकते हैं पॉन्ड फिश का, दूसरा है रेसवे कल्चर का, थर्ड वन है कैग फिश का, और फोर्थ वन है रिसर्कुलेटिंग वाटर फिश का। अब इसको हम बारी बारी एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये बनाते कैसे हैं, पॉन्ड कैसे बनाते हैं, उसके अंदर फिशेस कैसे डालते हैं, उनको ग्रोथ कैसे करवाते हैं, उनको न्यूट्रेंट कैसे देते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।